हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। सो हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 17 ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, उसका हमने हाफ पोर्शन खत्म कर दिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाफ पोर्शन में हमने की मैनेजर पर्सन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके फंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ा था और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम स्टैट्यूटरी ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी secretary. Apart from a general secretary duty with the regard to organization board and general meeting, keep a minutes of meeting, recording approved share transfer, corresponding with the director, shareholder, maintaining statutory record, filling necessary return with the registrar of company. The Company Act 2020 has also prescribed of duty and authority of company secretary, which are follow. जनरल ड्यूटी छोड़ के एक कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है, कुछ कंपनी एक्ट ने 2013 ने कुछ और ड्यूटी डिफाइन करेगा या बताएगा, वो ड्यूटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ड्यूटी है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इन टर्म ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ clause B of Company Act 2000, a company get incorporated submit memorandum and article deletion along with the declaration in prescribed form that all requirement of act rules have been completed within respect of registration company. जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, उससे इनकॉर्पोरेशन होने टाइम उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का वर्क होता है या फंक्शन कह लें कि जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए गए, वो सही तरीके से सही रूल कंपनी एक्ट के सही रूल और रेगुलेशन कंप्लाई करते हुए बनो। ठीक है, ये हो गया पहला वर्क। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा वर्क की बात करते हैं, लाइबिलिटी की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। ये है कि कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो उसको ऑथेंटिकेशन करना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। ठीक है, सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसीडिंग रिक्वायर authentication by a company or contract made by or on behalf of company may be signed by a key managerial person or an officer or employee of a company duly authorized by the board in this behalf. साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट, जब भी शेयर सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे साइन होना चाहिए या टू डायरेक्टर का, ठीक है, या फिर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का उस शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर होना जरूरी है। साइनिंग एनुअल रिटर्न, जब भी हम रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, ठीक है, तो उस एनुअल रिटर्न में साइन होना चाहिए एक कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी वही है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार को, ठीक है, तो उस पे भी यही होना चाहिए कि एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, या टू डायरेक्टर की साइन जरूर होने चाहिए। अपीयर बिफोर एनसीएल टीम, जो कंपनी सेक्रेटरी होती है वो अपीयर हो सकते हैं बिफोर एनसीएल टीम बिहाफ ऑफ द कंपनी, और एनसीएलटी नहीं, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, उनके सामने अपीयर हो सकते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। Secretary is a compliance officer. According as per clause 1 of regulation 6 of SEBI, listing obligation disclosure requirement regulation 2015, जितने भी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उन्हें एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, उसका कंपनी जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो हर एक लिस्टेड कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूर होता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। डीमेट शेयर, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, अगर जितनी भी शेयर डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में है, उनका डिपॉजिटरी के संग और स्टॉक एक्सचेंज के संग कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, उस डीमेट शेयर्स को लेके। Additional duty to statutory duty of company secretary. He is often entrusted with the additional duty like looking after legal matter, personal matter, finance and sometime even in general administration. जितने भी काम हो गए, ठीक है, वर्क हो गए, लाइबिलिटी हो गए, उन्हें छोड़ के
और भी काम करते, लीगल मैटर संभालते, पर्सनल मैटर संभालते, जैसे किसी को अपॉइंट करना, किसी को डिसअपॉइंट करना, इन सब को बारे में भी एक कंपनी सेक्रेटरी वर्क करता है। अब नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर क्या होते हैं कि जब अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उससे पेड या क्लेम नहीं होता है, तो ठीक है, वो अनपेड डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से भी कोई क्लेम या पेड नहीं करता अप टू 7 ईयर के लिए, ठीक है, तो उस जितनी भी अमाउंट थी उस अकाउंट में वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सब काम कौन संभालता है? उस अकाउंट में से ट्रांसफर करना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करना, ये कंपनी सेक्रेटरी काम होता है सही तरीके से। अगर कोई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में से भी, प्रोटेक्शन फंड में से भी अगर अमाउंट क्लेम करना चाहता है तो उसको देना, जिसने क्लेम करा है उसका वो ध्यान भी एक कंपनी सेक्रेटरी देते हैं। Secretarial auditor. Company secretary in practice has to be secretarial auditor for the compliance specified under section 204 of the Company Act 2020 read with the rule 9 of कंपनी अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मैनेजर पर्सन रूल 2005। एक सेक्रेटरियल ऑडिटर का भी काम करता है एक कंपनी सेक्रेटरी। अब बात करते हैं आगे, फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। एक फंक्शन क्या होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 of the Company Act, the function of a company secretary shall include to report the board about the compliance with the provision of this act, ठीक है, ensure the company compliance with the application secretarial standard। पहले तो रिपोर्ट करेगा बोर्ड को अबाउट कंप्लायंस कि हमारी कंपनी सही तरीके से कंप्लायंस कर रही है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। और जो कंपनी एक्ट तो कंप्लाई कर रही है तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने बनाए हैं उसे भी सही तरीके से एप्लीकेबल करते हुए कंप्लाइज कर रही है। डिस्चार्ज सच ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब जो ये है सच अदर ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये यहाँ पढ़ते हैं। Clause C of subsection 1 of 2005 205, the central government has prescribed the duty of the company secretary shall also include, ये आप भी पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ा दे रहे, प्रोवाइड टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी कलेक्टिवली इंडिविजुअल सच गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी को या फिर कलेक्टिवली या किसी को इंडिविजुअली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी कन्वे ऑफ मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, अटेंड अ मीटिंग, कमिटी, जनरल मीटिंग। फैसिलिटी देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करी जाए, उसकी फैसिलिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक कंपनी सेक्रेटरी रखते हैं। कमेटी की मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, इन सब का फिर से अप्रूवल ऑब्टेन करना, या बोर्ड हो गया या जनरल मीटिंग हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट से represent before various regulator like a tribunal and other authority, assist the board in the conduct of affairs, असिस्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हमें कैसे कंडक्ट करना है अफेयर्स ऑफ कंपनी का, ठीक है, कंपनी का कामकाज को कैसे संभालना है। असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड, सेम जैसे ऊपर वाला था। डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी एज मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड, और जो बोर्ड काम देता है, ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी को तुम्हें ये काम करना है, वो काम को भी काम करते हैं कंपनी सेक्रेटरी। और सच अदर ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द रूल एंड रेगुलेशन, और ऐसी ड्यूटी जो रूल और रेगुलेशन में दे रखे हैं कंपनी सेक्रेटरी को ये करना चाहिए, वो भी काम एक कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। अब प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या प्रोसीजर है एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का, ठीक है। Advertise the post, collect application, hold interview, shortlist individual for a position and finalize the term of appointment। पहला पहला स्टेप है किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट के लिए। पहले अगर किसी कंपनी में हमें एक जरूरत है कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है, तो हम एडवर्टीजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कि हमें इस कंपनी के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, और सैलरी नहीं लिखे तब भी चली जाएगी, कितने हमें कंपनी सेक्रेटरी चाहिए ये लिखेंगे हम एडवर्टीजमेंट में। फिर जो एप्लीकेशन देगा कि मतलब जिस चीज को कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट चाहिए वो तो एप्लीकेशन फाइल करेगा कि हमें 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 चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट, तो उस एप्लीकेशन को हम कलेक्ट करेंगे। फिर जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी थी उनके इंटरव्यू बुलाई जाएगी और उनके इंटरव्यू ले जाएंगे। उस इंटरव्यू लेने के बाद जो कंपनी सेक्रेटरी हमें सबसे सही लगेंगे उन कंपनी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद, ठीक है, होल्ड करने के बाद कन्वे बोर्ड मीटिंग आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल डायरेक्टर।
फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा हम इस कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके हम छांटने के बाद, एक पर्सन को चुनने के बाद हम बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, उसमें रेजोल्यूशन पास कराएंगे अपॉइंटिंग टू कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, देन file a return of appointment of company secretary with the registrar in a DIR 12 within a 30 day। हम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को DIR 12 में रिटर्न भरेंगे। ठीक है, विद इन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और इन अ केस ऑफ पब्लिक कंपनी अ कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आल्सो नीड टू फाइल इन MGT 14। और अगर वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो चलो DIR 12 भर के फाइल करके हमें सही है, मगर पब्लिक कंपनी है तो हमें MGT 12 भी भरनी पड़ेगी फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, और हम एंट्री करेंगे कि किससे हमने एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा है, उसमें हम उसके बारे में भरेंगे। ठीक है, पैन क्या है, पैन नंबर, उसके एड्रेस, उसका फोन नेम, ये सब हम भरेंगे। इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज, फिर हम इन्फॉर्म करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को हमने इस पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा है। Since a key manager person are include related party as defined in section 2 clause 76 of the Company Act, verify whether the company secretary so appointment involved in any related transaction with the provision of section 188 of the Act. If yes, then comply with the requirement this regard. जो हमने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा है या की मैनेजर पर्सन अपॉइंट करा है, सो वो हमारे रिलेटेड पार्टी में आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। और अगर हमने अपॉइंट कर लिया, अगर वो रिलेटेड पार्टी है, तो हम ये देखेंगे कि किसी रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर इन्वॉल्व होते हैं कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, तो हम उसके ऊपर सही तरीके से सारे रेगुलेशन जो कंप्लाई होते हैं सेक्शन 188 के, उन्हें कंप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, जैसे हमने अपॉइंट करते हैं किसी कंपनी सेक्रेटरी को, वैसे ही हम रिमूव भी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव और डिसमिस लाइक एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंस he is appointed by board. The board of director of a company has absolute direction to remove a company secretary or inter terminate his service at any time for any reason without any reason. However, principle of natural justice like so cause notice, hearings, reason or order etc must be followed. जैसे हमने एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करा है, ठीक है, बट बोर्ड रेजोल्यूशन, वैसे ही हम किसी कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव या टर्मिनेट कर सकते हैं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। मगर बोर्ड रेजोल्यूशन अगर निकालने की किसी कंपनी सेक्रेटरी को हमें रिमूव या टर्मिनेट करना है, उससे पहले हम उसे नोटिस देंगे। ठीक है, कि हम आपको टर्मिनेट या रिमूव कर रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाए, हियरिंग और रीजन दिया जाएगा कि हम क्यों आपको टर्मिनेट या फिर रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम अ कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब उसके प्रोसीजर की बात करते हैं। अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव इन अकॉर्डेंस विद द टर्म अपॉइंटमेंट ऑफ एंड बोर्ड कैन बी रिकॉर्ड द सेम। जैसे अपॉइंट करा गया था उसी तरीके से रिमूव करा जाएगा, बट बोर्ड रेजोल्यूशन कन्वे अ बोर्ड मीटिंग आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। बोर्ड मीटिंग अटेंड करी जाएगी, उसके बाद रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। ऑब्टेन अ रजिस्टर लेटर ड्यूली डेट एंड साइन, फिर ऑब्टेन करा जाएगा कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है, फिर फाइल फॉर्म DIR 12। जैसे अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने DIR 12 भरा था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, वैसे ही हम रिमूव करने के बाद भी DIR 12 भरेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को विद इन 13 डे। इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज listed company within a 24 hour of the board meeting. Make an entry in register maintain of record of particular company secretary. इन्फॉर्म करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी 24 आवर के अंदर बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद इन्फॉर्म करेगी हमने इस कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव करा या टर्मिनेट करा, या फिर और एंट्री जहां हमने की मैनेजर पर्सन कंपनी सेक्रेटरी कर रखी थी इन रिकॉर्डिंग, वहां से हम उसका नाम हटाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा खत्म होता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रेम्युनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजर पर्सन। जो रेम्युनेशन दिए जाती हैं, ठीक है, वो कितना दिया जाता है एक मैनेजर पर्सन को, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, सो
मैनेजर रेम्युनरेशन जस्ट एज प्रॉफिट ड्राइव बिजनेस इंसेंटिव ड्राइव द मैनेजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे जैसे कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करती है वैसे वैसे मैनेजर का बिजनेस इंसेंटिव भी बढ़ता जाता है। नोट सुपरवाइजिंग देन इन अ freshly competitive corporate environment, manager remuneration is an important piece in management person. While it is important for incentive the workforce performing the challenging role of managing company, it is equally important not to go overboard with the perk and play. In India, to keep a check on unnecessary profit securing by company and at the same time to ensure adequate reasonable compensation to major person, the law interval do not balancing act. The Nomination and Remuneration Committee shall, while formulating the policy regarding remuneration, shall ensure that level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain, and motivate director of a company required to run company successful. अब जो मैनेजर पर्सन को हम रेमुनेशन देते हैं वो डिसाइड कौन करता है? नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, ठीक है। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी अपॉइंट करी जाती है, वो अपॉइंट भी करते हैं कि मैनेजर पर्सन को, डायरेक्टर को, और उनके रेमुनेशन का भी ध्यान देते हैं ये कमेटी, ठीक है। तो वो जब रेमुनेशन के लिए पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी में सब ध्यान से वो बनाएगी कि हम बिल्कुल सही तरीके से डायरेक्टर को की मैनेजर पर्सन को रेमुनेशन दे, ठीक है। और जो रेमुनेशन दे वो सफिशिएंट हो, ठीक है। और मोटिव हो कि डायरेक्टर और अच्छे से या मैनेजर पर्सन और अच्छे से काम करे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजनल गवर्निंग मैनेजर रेमुनेशन। कौन कौन से प्रोविजन गवर्न करते हैं मैनेजर रेमुनेशन को? सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 में टू पार्ट टू रेमुनेशन। सेक्शन 1 इन केस ऑफ प्रॉफिट और सेक्शन इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट अनएडिवेट करो। पहले तो हम जो मैनेजर रेमुनेशन देते हैं वो दो तरीके से दे सकते हैं। एक जो सेक्शन 197 में दे रखा है और जो एक शेड्यूल 5 में दे रखा है। शेड्यूल 5 में पार्ट 2 में रेमुनेशन बताया गया, उसमें ये बताया गया जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तब वो कैसे रेमुनेशन देगी, और जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है तब वो कैसे प्रॉफिट देगी। अब आगे चलते हैं। सो दो तरीके से हम रेमुनेशन दे सकते हैं, मैनेजर रेमुनेशन हम बांट सकते थे। अब हम पहले बात करेंगे सेक्शन 197 की, ठीक है। सो सेक्शन 197 ऑफ कंपनी ले डाउन द प्रोविजन फॉर ओवरऑल और मैक्सिमम मैनेजर रेमुनेशन एंड मैनेजर रेमुनेशन। द ओवरऑल मैनेजर रेमुनेशन टू डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर समराइजेस अंडर। अब क्या होता है कि जो मैनेजर रेमुनेशन दिया जाता है पहले एग्रीगेट सोचा जाता है कि हमारे पास इतने सारे डायरेक्टर हैं, ठीक है। पहले रेमुनेशन निकाला जाता है तो एग्रीगेट में निकाला जाता है। कैसे? अगर हमारे पास समझ लीजिए 5 डायरेक्टर हैं तो हमारा पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेमुनेशन, इतने परसेंट रेमुनेशन निकल रहा है, फिर जितना हमारा रेमुनेशन आएगा उसे हम डिवाइड कर देते हैं उन डायरेक्टर में जो हमारे पास हैं। जैसे percentile for the remuneration director including managing director, whole time director, and manager of a public company, 11% of the net profit of a company for that financial year। अब बता दो, जैसे हमारे पास डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर ऑफ पब्लिक कंपनी। अब हमारे पास डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है और मैनेजर है, तो हम जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसका हम 11% निकालेंगे, ठीक है। 11% निकालने के बाद हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर में उस 11% को डिवाइड कर देंगे सही तरीके से, उसे इसे कहते हैं मैनेजर रेमुनेशन, ठीक है। इस तरीके से दिया जाता है रेमुनेशन अपने डायरेक्टर को और मैनेजर पर्सन को। अब बात करते हैं डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ पब्लिक कंपनी, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। 11% तो होता है फाइनेंशियल ईयर का। इफ रेमुनेशन एक्सीड मैक्सिमम रेमुनेशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज प्रोवाइडेड अंडर कॉलम बी, अगर रेमुनेशन 11% से ज्यादा जाता है तो क्या करना चाहिए? कंपनी इन जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 में पे रेमुनेशन एक्सेस ऑफ 11% नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उसके लिए उसे जनरल मीटिंग अटेंड होल्ड करनी पड़ेगी, तभी वो 11% से ज्यादा रेमुनेशन दे सकता है अपने डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को।
वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। अगर वन मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो तो मैनेजर है। सो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर दैट ईयर, 5% नेट प्रॉफिट का निकाला जाएगा और आपस में उन सबको बांट दिया जाएगा। ठीक है, with the approval of by specialization of the company in a general meeting this limit may be exceeded। अगर 5% से ज्यादा दिया जाता है तो उसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तभी जाके हम 5% से ज्यादा रेमुनेशन दे सकते हैं। more than one managing director, whole-time director and manager, so 10% of net profit to all such director and manager taken together। फिर उसका 10% प्रॉफिट का लिया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा है तो उसे स्पेशल रिजल्ट पास करवानी पड़ेगी जनरल मीटिंग में। डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नोर होल टाइम डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है ना कि वो होल टाइम डायरेक्टर ना ही managing director, so 1% of a profit, net profit of a company if there is a managing director or whole time director, so approve अगर 1% दिया जाएगा अगर डायरेक्टर एक डायरेक्टर ना कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर ना कि होल टाइम डायरेक्टर, सो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा। मगर उससे ज्यादा देना है तो उसे अप्रूवल करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, अब director who are neither managing director whole time director, so 30% of the net profit of company if there is a no managing director or whole time director, approval by special resolution at general meeting। so ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं merit remuneration when there are no profit nor no profit or profit are inadequate। अब क्या होता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हमने पता चल गया कि हमें इतने इतने परसेंट हमें देने हैं डायरेक्टर या मैनेजर पर्सन को मैनेजर रेमुनरेशन। अगर कंपनी में जब प्रॉफिट ही ना हो और इतना प्रॉफिट ना हो कि हम मैनेजर रेमुनरेशन को मैनेजर और डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे सके तो हम कैसे उन्हें रेमुनरेशन देंगे, अब उसकी बात करते हैं। सीधा यहाँ डायग्राम बना रखा है उस पे आते हैं। रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और एडुकेट प्रॉफिट, शेड्यूल पार्ट सेकंड सेक्शन सेकंड। ठीक है, वो भी जो दे रखा है ऊपर सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 और 11 वो भी वही दे रखा है जो शेड्यूल 5 में पार्ट 2 सेक्शन 2 में दे रखा है। सो वेयर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ रुपीज, सो 60 लाख रुपीज। अगर किसी कंपनी में या तो प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, या फिर 5 करोड़ से कम है, सो रेमुनेशन जो भी होगा वो 60 लाख रुपीज होगा। 5 करोड़ एंड बट नॉट लेस देन 100 करोड़। अगर प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लाख रुपीज रेमुनेशन होगा। देन 100 करोड़ एंड अब बट लेस देन 250 करोड़ रुपीज 120 लाख रुपीज होगा। ये जितने भी पैसे होंगे, ठीक है, वो आपस में बांट जाएंगे जितने हमारे पास डायरेक्टर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या होल टाइम डायरेक्टर होंगे। देन 250 crore and above 120 lakh plus 0.01% of effective capital in excess of this 2,50,100 crore rupees। अब क्या इसमें बताया गया कि अगर 250 करोड़ से हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ठीक है, तो उसका 125 लाख रुपये हम आपस में बांट देंगे। मगर 250 से 250 से ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट है तो जितना हमारा पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसका 0.01% निकाल के हम आपस में बांट देंगे डायरेक्टर को। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेमुनेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इन सेंट्रल स्पेसिस सर्कमस्टेंस। अब हमने शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 की बात करी थी, अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। इफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस अ कंपनी में पे रेमुनेशन टू मैनेजर पर्सन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 अबव। अगर जो उन्होंने सेक्शन 2 में रेमुनेशन दे रखी थी कि इतने से हमें ज्यादा नहीं देना अगर नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट हो, सो अगर कंपनी उससे ज्यादा प्रॉफिट देती है तो हमें क्या क्या सर्कमस्टेंस फॉलो करने पड़ेंगे। Whereas the remuneration in excess of limit is specified in section 1 or 2 he is paid by company
other company is paid by any other company, and the other company is either a foreign company or has got approval of its shareholder in a general meeting to make a such payment, and treat his amount as a money remuneration for the purpose of section 1, and total remuneration payable by such other company major person including such amount is with the permission limit under section 197. ठीक है, अगर किसी कंपनी में एडुकेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ही नहीं है, तीन एडुकेट प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं है, तो अगर कोई दूसरी कंपनी पैसे दे रही है, ठीक है, कि ये लीजिए आप रेम्युनेशन दे दीजिए अपने डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, उसे भी हम रेम्युनेशन माना जाएगा, और वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 के एक्ट के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए. Where the company is a newly incorporated company for a period of 7 years from the date of its incorporation, is a SIC for whom a scheme or rival or rehabilitation has been ordered by a board for industrial and financial reconstruction for a period of 5 years from the date of section, it is a company in relation to which a similar plan has been approved by the National Company Law Tribunal under insolvency for a such it may be remuneration its a general meeting pay any remuneration to its general meeting. अगर कोई कंपनी हाल ही में इनकॉर्पोरेशन हुई है, ठीक है, फिर कोई कंपनी सी कंपनी है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 ईयर के लिए, या फिर कोई कंपनी ऑर्डर मिल रहा है, उसे अप्रूव मिल रहा है बाय एनसीएलटी, तो वो जितना चाहे उतना रेमुनेशन दे सकती है अपने मैनेजर पर्सन को. इट मे पे एनी रेमुनेशन टू इट्स मैनेजर रेमुनेशन where the remuneration of manager person exceed the limit in schedule 2 but the remuneration has been fixed by the board for industry and financial reconstruction or the national company law tribunal provide that limit under this section shall be applicable subject to meeting and all the condition specified under section 2 and the following additional condition. अब किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर मैनेजर रेमुनेशन एक्सेस दिया जा रहा है सेक्शन 2 से ज्यादा, तो उसे कुछ कंडीशन और कुछ मैटर सब्जेक्ट मैटर है जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे. वो पहला, एक्सेप्ट एज प्रोवाइड पैरा ए ऑफ दिस सेक्शन the manager remuneration not receive remuneration from any other company, the auditor of or company secretary of a company, or where the company has not appointed as a company secretary or secretary in whole time practice certified that all the secure creditor and the term lender has stated in writing that they have no objection for appointment of manager remuneration or as well as quantum. अगर और जितने भी हमने ऑडिटर से कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कराया उनसे हम, और जितने भी क्रेडिट है उनसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमने लेना पड़ेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेमुनेशन मैनेजर पर्सन और रेमुनेशन देने के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं रेमुनेशन टू डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी. सेक्शन 197 subsection 4, remuneration is payable to director of a company including any managing or whole time director or manager shall be determined in accordance with the subject to provision of section 197 either by the article of a company or by resolution if articles required by special resolution passed by company in general meeting, and remuneration payable to director shall be inclusive of the remuneration payable to him service rendered by him in another capacity. ये बताया गया है सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 में बताया गया जितनी भी हमारे डायरेक्टर है उन्हें हम रेमुनेशन जो देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ही देंगे. अब सीटिंग फी टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग सेक्शन 197 सबसेक्शन 5, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सीटिंग फी देते हैं. ठीक है, सो किस तरीके से और कितना सीटिंग फी देंगे वो बताएगा सेक्शन 197 सबसेक्शन 5. A director may receive remuneration by way of fee for attending the board or committee meeting or for any other purpose as may be decided by the board, provided that amount of such fee shall not exceed amount as may be prescribed. The central government through rule prescribe that amount of setting fee payable to director attending a meeting of the board of committee, therefore may such as may be decided by the board of director and remuneration committee therefore shall not exceed the sum of rupee 1 lakh per meeting of the board of the committee thereof. सेंट्रल गवर्नमेंट ने और नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने जितनी भी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, जितना भी कहा है कि हम सीटिंग फी इतनी देंगे किसी डायरेक्टर को फॉर अपॉइंट फॉर अटेंडिंग अ मीटिंग बोर्ड और कमेटी मीटिंग, सो जितनी भी हम फी देंगे उन्हें अटेंडिंग फी वो
1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर मीटिंग. द बोर्ड में डिसाइड डिफरेंट सीटिंग फी पेबल टू इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन होल टाइम डायरेक्टर. और बोर्ड डिसाइड कर सकती है किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फीस अदर देन whole time director. Rule 4 of a company appointment and nomination of managing remuneration rule 2014 require that sitting fee of independent and women directors shall not be less than sitting fee as payable to director. और जो according to rule 4 of a company appointment and nomination of manager person rule 2014 ये बताया है कि अगर जिसको भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को हम सीटिंग फी दे रहे हैं वो सीटिंग फी एक डायरेक्टर की सीटिंग फी से कम नहीं होना चाहिए. Monthly remuneration to director or manager. Permissible form of remuneration. A director or manager may be paid remuneration either by way of monthly payment or at the specified percentage of net profit of company or partially by way one way and partially by other way. जो मंथली रेमुनेशन होती है वो दी जा सकती है. ठीक है. मंथली या फिर एज स्पेसिफाइड हमें इतना अमाउंट देना है या फिर परसेंटेज आपके जितनी प्रॉफिट होगी उतनी हम प्रॉफिट का इतना परसेंट लेंगे. उस तरीके से हम मैनेजर को मंथली रेमुनेशन दे सकते हैं, डायरेक्टर को भी. कमीशन रेमुनेशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी. कमीशन रेमुनेशन दी जा सकती है अगर कोई डायरेक्टर और मैनेजर होल्डिंग कर रहा है फॉर्म holding company or subsidiary company. Remuneration draw in excess of prescribed limit. If the director draw or receive directly or indirectly by remuneration any sum in excess of the limit prescribed by this section or without pro rata under this section, he shall refund some sum to company within a 2 year from or such a lesser period as may be allowed by the company and until such refund wholly trust by the company. अगर किसी डायरेक्टर को या मैनेजर को हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 और अकॉर्डिंग टू रूल 5 अगर हम रेमुनेशन उससे ज्यादा देते हैं तो जितना हमने ज्यादा दिया है, ठीक है, उसको उसने फंड उतने सम को हमें डायरेक्टर और मैनेजर रेमुनेशन को वापस करना पड़ेगा विद इन 2 years. सो अब बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ रेमुनेशन इन बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेबी LORD रेगुलेशन 6A. कि हम जब सेबी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ लेंगे डिस्क्लोजर एंड रेमुनेशन इन बोर्ड अंडर. ठीक है. अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम नोट अ पार्ट ऑफ रेमुनेशन. जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, ठीक है, वो रेमुनेशन का पार्ट नहीं गिना जाता जब हम किसी डायरेक्टर और मैनेजर को रेमुनेशन देते हैं. Statement by auditor. The auditor of a company shall in his report under section 143 make a statement as to whether the remuneration paid by company to its director is accordance with the provisions section 197. Whether remuneration paid to any director in excess of limit laid down under section 197 give such order as detail may be as best can. Penalty for contravention of section. अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑफिसर कंट्रवेंशन कर रहा है सेक्शन 197, सो उन्हें उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी. If any person make any default in complying with the provision of section 197, he shall be punished. He shall be liable penalty of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees penalty होगी. Where any default has been by company, so company shall be liable 5 lakh. अगर कोई भी person अगर कंट्रवेंशन कर रहा है सेक्शन 197 या फिर तो उसे 1 लाख रुपए पेनल्टी होगा. अगर कोई भी कंपनी कंट्रवेंशन करे 197 तो उसे 5 लाख रुपीस तक का पेनल्टी होगा. अब कैलकुलेशन कैसे करना है नेट प्रॉफिट का, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198 कैलकुलेट करा जाएगा नेट प्रॉफिट हमारी कंपनी का, फिर उसका परसेंटेज निकाला जाएगा और परसेंटेज फिर आपस में बांट जाएगा डायरेक्टर को. रिकवरी ऑफ मैनेजर पर्सन इन सर्टेन केसेस. कब कब हम मैनेजर रेमुनेशन जो हमने डायरेक्टर या मैनेजर को दे रखा है उसका हम रिकवरी कर सकते हैं. According to section 199 of the Company Act, provide for recovery of remuneration including stock option received by a specific managed person where the benefit given to them are found to be excess of what is reflected in retained financial statement. अगर कोई भी गलती होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, प्रॉफिट को लेके, तो हम उस टाइम में मैनेजर रेमुनेशन जो हमने दे रखी है डायरेक्टर और मैनेजर को वो उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी टू फिक्स लिमिट विद रिगार्ड टू रेमुनेशन. या सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी जो भी होती है वो फिक्स कर सकती है लिमिट रिगार्ड रेमुनेशन की. सेक्शन 200. In respect of case where the company has inadequate or no profit, a company may fix a remuneration within a limit
specified in act. While doing so, company shall have regarded to financial position of company, remuneration or commission drawn by individual concerned in other captured emotional commission drawn by him from any other company, professional qualification experience of individual concerned such other matter as may be prescribed. आगे चलते हैं. Compensation for loss of office of a managing और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. कोई भी कंपनसेशन अगर लॉस हो रहा है ऑफिस का, ठीक है, ऑफिस का, मैनेजिंग का या फिर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर का, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 200 प्रोवाइड दैट कंपनी में मेक पेमेंट टू मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर बट नॉट एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडर फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन सच अ लॉस और रिटायरमेंट. अगर कोई भी लॉस होता है रिटायरमेंट के टाइम, ठीक है, रिटायरमेंट और लॉस, कोई भी लॉस होता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को, तो कंपनसेशन देगी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 200. हाउएवर नो पेमेंट शैल बी मेड इन फॉलोइंग. कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को. पहला, डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस. अगर डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है अपने ऑफिस से, डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज देन इन कंस्ट्रक्शन एमलेगमेशन ऑफ द कंपनी वेयर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज वेकेट अंडर सेक्शन. अगर किसी तरीके से ऑफिस होता है डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर वो खाली हो जा रहा है, तब उसे कंपनी इज वार्निंग. अगर कंपनी बंद हो रही है तब भी कंपनसेशन नहीं देगी डायरेक्टर और डायरेक्टर मैनेजिंग पर्सन होल टाइम डायरेक्टर. डायरेक्टर हैज बी गिल्टी फॉरवर्ड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कोई भी इन नेग्लिजेंस और कोई भी गिल्टी और कोई भी फ्रॉड करता है कोई भी डायरेक्टर, उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा. और डायरेक्टर इंसाइटेड और हैज एन पार्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिंग अबाउट टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, और कोई भी टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस और डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तब हमें उसे कंपनसेशन नहीं देंगे. सो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे चैप्टर वाइज. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.